हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, इस बार टेक्निकल एनालिसिस इंतहा के ज़्यादा हैं। मैंने एनालिसिस स्टार्ट करने का ये सोचा है कि मैं एनालिसिस स्टार्ट करूंगा टेक्निकल एनालिसिस से। अमूमन फंडामेंटल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को मोस्टली इग्नोर कर देते होते हैं, हालांकि टेक्निकल एनालिसिस हालांकि इतने इग्नोर नहीं करता, मैं ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ। लेकिन आज टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ अवेलेबल है डिस्कस करने वाला। खास करके डिक्सी के पेयर में, अगर डिक्सी की प्रेडिक्शन, क्योंकि डिक्सी फैसला कुन मराहल के ऊपर खड़ा है। अब मैंने जब जब फैसला कुन मराहल वर्ड बोला है, उस वक्त लास्ट वीक जो है टेक्निकल एनालिसिस नहीं थे, अवेलेबल ही नहीं थे, बड़ा डिस्टर्ब था। मैंने फंडामेंटल्स आपको सारी दे दी और आपके सामने है फिर उसकी उसकी सारी डिटेल। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अगर हम देखें, डिक्सी जो है वो हमारे एनालिसिस में कहाँ पे खड़ा है, हम इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। DXY डिक्सी यानी डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स जो है, यूएस डॉलर इंडेक्स, आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिल जाएगा। डॉलर इंडेक्स एक ऐसा पेयर है जो कि हमें तमाम पूरी मार्केट की प्रिडिक्शन का अंदाजा लगवा सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स बाय जा रहा है तो इसका मतलब है गोल्ड सेल जाएगा, और अगर यूरो यूएसडी सेल जाएगा, जीबीपी यूएसडी सेल जाएगा, और दीगर पेयर जिनके बाद में यूएसडी आता है वो सेल जाएंगे, और जिनके पहले यूएसडी आता है वो बाय जाने के इम्कान है। तो डिक्सी हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट से, टेक्निकल एनालिसिस के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है, और डिक्सी फैसला कुन मराहल के ऊपर खड़ा है। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं हम रख सकते। अच्छा, वो जो डिक्सी कहाँ पे खड़ा है, क्या करने का सोच रहा है, क्योंकि लास्ट जो एफओएमसीआई है उसमें भी कुछ है कि उन्होंने कोई डाटा एग्जैक्ट नहीं दिया, फ्यूचर प्लान दिया है कि इस तरह हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, इन्फ्लेशन को मजीद दबाएंगे, जो कि एक पॉजिटिव डाटा था। बट एग्जैक्ट कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। अच्छा, एग्जैक्ट अगर हम देखें, कुछ चीज़ों के अगर हम फोकस करें, डिक्सी क्या कह रहा है, जरा टू द पॉइंट बात करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आज की। बहुत कुछ अवेलेबल है। अब डिक्सी की फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो पहली चीज देखनी है वो ये चीज देखनी है कि डिक्सी नंबर वन इस जगह से एक बार गिरा। ठीक है, पहले यहां से गिरा था, उसके बाद फिर अगेन यहां से गिरा, दूसरी बार सेम जगह से, थर्ड टाइम अगेन इस जगह से गिरा, एंड फोर टाइम D1 के टाइम फ्रेम के अंदर डिक्सी खड़ा है एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर। एग्जैक्ट अगर आप प्राइस वाली लाइन भी देखें तो एग्जैक्ट यही प्राइस वाली लाइन है, और ये लेवल मुझे स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। अगर हम हॉरिजेंटली ड्रॉ करें, ठीक है, हॉरिजेंटली इस चीज को अगर हम ड्रॉ करें तो हॉरिजेंटली भी क्लियर कट हमें एक मैसेज मिलता है कि डिक्सी फैसला कुन मराहल के ऊपर खड़ा है, और किसी वक्त भी कोई ना कोई बाय या सेल का फैसला हो सकता है। तो नंबर वन, मार्केट खड़ी है। नंबर वन थिंग इज कि मार्केट खड़ी है रेजिस्टेंस के ऊपर, और अब इस एरिया का अगर ब्रेकआउट अबव हो जाता है, देन तो जिस तरह हमने पिछले वीक वाले एनालिसिस किए थे, गोल्ड सेल बाकी पे सेल, देन तो इट्स ओके। लेकिन अगर ब्रेकआउट डाउनवर्ड हो जाता है, डाउनवर्ड किसका ब्रेकआउट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक देखो, एक तो है ना मार्केट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगी, वो तो एक अलग चीज है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम की चीज है, वो मे भी रिजेक्ट हो गई, कितना जाती है एग्जैक्ट तो नहीं बता सके। हम छोटे टाइम फ्रेम्स में कुछ सेटअप जो है वो मैंने देखे हैं। अब एक तो D1 की मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ी है। फिर अगर हम वेज ड्रॉ करें तो वेज भी होता है खैर, लेकिन हम ये देखें, अगर हम ये एरियाज मार्क करते हैं तो मार्केट एक तो रेजिस्टेंस पे खड़ी है, और एक मार्केट ट्रेंड लाइन के हायर हाई पे खड़ी है। और सिंपल अगर स्ट्रक्चर भी पढ़े तो हाई, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी मार्केट ने नया हाई बनाने में नाकाम होगी हो गई है, बल्कि ट्रिपल टॉप बनाने की कोशिश करने लग रही है। तो एक मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर, एक H4 की ट्रेंड लाइन के ऊपर, और H4 के अंदर एक डबल टॉप या ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बनता हुआ जा रहा है, जो कि वैलिड इनवैलिड तब फैसला हो सकता है जब ब्रेकआउट होगा। उससे पहले फैसला पैटर्न्स का नहीं होता, ना हुआ करता है। उससे पहले जो फैसला होता है वो महज क्यास हराई होती है, या महज हमारा एक नजरिया होता है। अब यहाँ पे दो सेटअप्स अवेलेबल हैं। या तो हम इसको ऐसा वेज लें, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर भी मान रहा है वेज का, और या हम इसको सिंगल एक TL ले लें। लाइक देखो, ये वेज है, वेज भी एक रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन मैं इसको वेज के तौर पे नहीं लूंगा। ठीक है, मैं नहीं ले रहा वेज के तौर पे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक ऊपर रिवर्सल पैटर्न अवेलेबल है, वो भी काम कर गया तो काम हो जाएगा हमारा। तो मैं इसको इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ
क्योंकि वेज का भी अगर ब्रेकआउट होता तो यहीं से होता, और इसका भी ब्रेकआउट टीएल का भी होता तो यहीं से होता। अब क्योंकि मेन इशू इज ब्रेकआउट, अगर अब देखो नंबर वन सेटअप इज दिस वन, ठीक है, और अगर मार्केट इसको डाउनवर्ड से ब्रेकआउट कर जाती है, नीचे ब्रेकआउट कर जाती है, देन तो ये वाली जो टीएल है ये भी कंफर्म हो जाएगी, ये जो डी वन की रेजिस्टेंस है वो भी कंफर्म हो जाएगी, और जो वेज है वो भी कंफर्म हो जाएगा अगर मार्केट इस डबल टॉप का ये ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट डाउनवर्ड कर जाती है। और अगर ये ब्रेकआउट डाउनवर्ड हो जाता है, गोल्ड अपवर्ड जाएगा, यूरो यूएसडी बाय जाएगा, जीबीपी यूएसडी बाय जाएगा। तो ब्रेकआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके मार्केट अगर इस वाले लेवल को फेल कर देती है तो ये गोल्ड के हक में, जो सेलर्स हैं उनके हक में, गोल्ड के सेलर्स में बेहतरी हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट डाउनवर्ड कर देती है तो इंट्राडे ये है कि डॉलर गिरेगा, और अगर मार्केट नीचे वाली ये भी टीएल ब्रेकआउट कर देती है तो फिर लॉन्ग टर्म के अंदर डॉलर जो है कम से कम इस लेवल तक जो है वो गिर सकता है डाउनवर्ड। लेकिन ये क्या सराई है, कबल अज़ वक्त फैसला करने से पहले फिलहाल हम ये तीन चार चीजें मैंने आपको बताई हैं कि ऊपर वाले जो लेवल अगर ये टूट जाता है तो जो टेक्निकल सेटअप्स हैं वो सेल की तरफ हैं, यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी और गोल्ड के। तो मार्केट नंबर वन रेजिस्टेंस के ऊपर भी है, टीएल के ऊपर भी है, डबल टॉप भी है, ठीक है, ट्रिपल टॉप, सॉरी डबल टॉप नहीं है, तीन टॉप बन गए हैं, दो नेकलाइंस बन गई हैं, ट्रिपल टॉप भी है। और लॉन्ग टर्म जो फैसला होगा ना, वो तो फैसला होगा या इस वेज के ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है, लॉन्ग टर्म फैसला या तो इस वेज के ब्रेकआउट के ऊपर होगा। इंट्राडे अगर फैसला देखें, इंट्राडे अगर फैसला देखें कि इंट्राडे में क्या हो सकता है, क्योंकि इंट्राडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्राडे में ये हो सकता है कि अब इंट्राडे में मार्केट अवेलेबल है वही, एच वन में भी रेजिस्टेंस पे खड़ी है और साइड वे ट्रेंड बन रहा है। अगर इंट्राडे में मार्केट डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो फिर भी हमारे पास इंट्राडे में एंट्रीज की अपॉर्चुनिटीज बहुत है। डी वन में तो मैंने आपको दो सिचुएशंस बताई हैं, अगर ऊपर ब्रेकआउट कर गया फिर तो लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है इंट्राडे, अगर तो वो ऊपर ब्रेकआउट कर गया, ठीक है, अपवर्ड कर गया ब्रेकआउट, देन तो थिंग इज क्लियर कि जो गोल्ड वगैरह है और यूरो यूएसडी इनको सेल की तरफ देखेंगे। अगर ये डाउनवर्ड वेज ब्रेकआउट हो जाता है तो बाय की तरफ उनको लॉन्ग टर्म देखेंगे। और इसको मार्क करके रखना है, इंट्राडे में फर्ज करें मार्केट डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो हमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड में एक बाय का इंट्राडे सेटअप मिल जाएगा, क्योंकि इसके जाने के इम्कान यहाँ तक है, यहाँ तक ये कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ तक स्पाइक भी है एक, ठीक है। तो ये एरिया जो रहेगा वो काफी खासा स्ट्रोंग रहेगा। तो इंट्राडे में हमारे पास जो सेटअप है ये वैलिड भी है, ओके भी है, और इसको ट्रेड भी किए जाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सेल आ सकता है, और अगर ये यहाँ तक सेल आ सकता है तो हमारा एक और जो पेयर है, अब डिक्सी के सारे एनालिसिस आपके पास आ गए, खास करके डी वन वाली जो रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एच फोर वाला वेज, ऊपर से रेजिस्टेंस, एच फोर वाला वेज। अगर डिक्सी जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, डिक्सी का जो साइडवे ट्रेंड है वो इंट्राडे में नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, देन डेफिनेटली जो हमारा यूएसडी का साइडवे ट्रेंड है वो अपवर्ड ब्रेकआउट करेगा, जो कि हमारे लिए बड़े बेनिफिट है। कम से कम हम इन एरियाज तक इसको बाइंग जो है वो देख सकेंगे, यानी इंट्राडे हमारी एंट्री दिहाड़ी लग जाएगी, एक दो दिन हमारे तो हफ्ते के इसमें निकल गए। लेकिन फर्ज करें अगर डिक्सी ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है, यूरो यूएसडी डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर जाता है, तो उस डाउनवर्ड की सूरत में प्रॉपर इन विक्स को ब्रेकआउट आपने करने देना है, ठीक है, प्रॉपर। अब अगर डाउनवर्ड ब्रेक कर जाता है तो देन फिर हमारी दिहाड़ी डाउनवर्ड भी लगेगी। लेकिन अगर हम यूरो यूएसडी के इंट्राडे में भी देखें तो सेम वही सेटअप है जो हमारा डिक्सी के अंदर मौजूद है, कि मार्केट हैविली हैविली फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट तो हैविली लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मार्केट ने लोअर हाई बनाया है लेकिन एच फोर में लोअर लो नहीं बनाया, लेकिन लास्ट लो से ही रिजेक्ट के ऊपर जा रही है। तो डबल बॉटम का पैटर्न जो है या ट्रिपल बॉटम जो है ये तो खैर कंफर्मेशन बाद में होगी, बनता हुआ नजर एच फोर के अंदर भी आ रहा है। और अगर हम गौर से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो यूरो यूएसडी पेयर है इसकी भी बस हो रही है। थोड़ा सा वेज की कंडीशन लग रही है, बट मैं फिलहाल
उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि डिक्सी का जो ब्रेकआउट है वो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिक्सी का अपवर्ड ब्रेकआउट हो गया देन तो ये लेवल लो पे चला जाएगा एंड सेलिंग का एक हमें हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर डिक्सी ऊपर ब्रेकआउट करता है तो सेल में है सारे, नीचे ब्रेकआउट करता है तो बाय में लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। शॉर्ट टर्म मैंने आपको H1 में ये वाला साइड वे ट्रेंड बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवा सकता हमें। अगर हमारे आंख में चला जाता है तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बड़ा प्यारा है इसका। इस साइड वे ट्रेंड का बड़ा एक प्यारा सा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है। अपवर्ड ब्रेकआउट का मतलब क्लियरली मतलब ये है कि मार्केट हमें ऊपर की साइड पे कुछ ना कुछ इंट्रीज देगी। कम से कम आप कह लें कि अगर ब्रेकआउट होता है एक एक शेयर ये 0700 के ऊपर, 6 700 के ऊपर, तो मार्केट कम से कम आपको 30 40 50 पिप्स तो इंट्राडे के अंदर दे जाएगी। ये सेटअप है। उसके बाद H4 में तो जाने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे रही यूरो यूएसडी के अंदर बड़े टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जाने की जरूरत। इंट्राडे में जो फैसला है वो SLTP का आप बेहतर है कि कर लें। हाँ, गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म की हमें सोचना चाहिए। GBP USD में ऐसा कोई सेटअप अवेलेबल नहीं है। GBP USD के अंदर अगर बात करें तो GBP USD ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है प्रॉपर। और यहाँ पे मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो बना रही है। और डेफिनेटली अगर डिक्सी ऊपर की नीचे की साइड ब्रेक करता है तो ये भी अपना अप साइड ब्रेकआउट करेगा और हमें एक इंट्राडे एंट्री मिलेगी। डाउनवर्ड ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमारे लिए डाउनवर्ड भी कुछ ना कुछ हमारे लिए अवेलेबल होगा। तो ये सेटअप्स भी हैं, इनको भी हम जो है वो अच्छे तरीके से ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से, प्रॉपर ब्रेकआउट प्रॉपर सेटअप प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो आप लोग सेटअप या एंट्री की तरफ नहीं जाएंगे। प्रॉपर हर चीज़ को A to Z प्रॉपर परफेक्ट किस्म का देखने की कोशिश किया करें। लाइक ये सेटअप मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, अ, ये मेरा असल में पहले का ड्रॉ था जुम्मे वाले दिन का, तो बाद में मार्केट इससे प्रॉपर लोअर लो बना के काफ़ी ज़्यादा डाउन भी गई है। अच्छा, अब होगा क्या, होगा क्या, मे बी मार्केट जो है वो अपवर्ड ब्रेकआउट कर दे। और अपवर्ड जो ब्रेकआउट है उसका जो नतीजा निकले वो ये निकले कि मार्केट के अंदर हम प्रॉपर विक्स वगैरह सारा कुछ अटैच करेंगे। अपवर्ड मार्केट ब्रेकआउट कर दे और अपवर्ड ब्रेकआउट के बाद हम लोग एक इंट्राडे जो है अपनी ट्रेड मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कर देंगे। कहाँ तक? यहाँ इस सप्लाई वाले लेवल तक, यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो इंट्राडे हमारे पास दोनों तरफ के ऑप्शंस मौजूद होंगे। ये डिक्सी डिसाइड करेगा। इंट्राडे का डिक्सी का सेटअप मैंने आपको अलग दिया है। सेटअप मार्क करके रखने हैं, आपको एंट्री के डायरेक्शन खुद पता चलती रहेगी। सिर्फ जो सेटअप्स हैं जो आपको बताए हैं वो आपने मार्क करके रखने हैं। डायरेक्शंस आपको मार्केट खुद देती रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे लगता है ऐसा फील हो रहा है कि अपवर्ड थोड़ा सा मार्केट मूव करेगी, चाहे वो यूरो की हो पाउंड की हो, और डीसी जो है थोड़ा सा गिरेगा। इंट्राडे एनालिसिस दे रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं गिरता तो दूसरा ऑप्शन नीचे की सेलिंग का ऑप्शन भी है। अच्छा, अब जरा आते हैं GBP JPY की तरफ। मुझे सबसे प्यारा जो सेटअप लगा है ना वो यूरो USD का लगा है। और डिक्सी का बहुत प्यारा सेटअप मुझे लगा डिक्सी का, जिसमें मार्केट प्रॉपर ना वो साइडवे ट्रेंड के अंदर है और प्रॉपर 4 5 चीजें अवेलेबल है। ऐसा लग रहा है अभी नीचे गिरेगा। तो मैं कह रहा हूँ चले लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट तो वेज का बहुत नीचे है, एटलीस्ट हमारे उस साइडवे ट्रेंड H1 वाले का ब्रेकआउट कर दे तो हमें यूरो USD वगैरह में या पाउंड में एंट्रियां तो मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे ये मेरी TL पिछले हफ्ते की लगी हुई है, मैंने कोई ऐसा ड्राइंग नहीं की ना देखा है इसको। अब इस TL के अकॉर्डिंग ना ये कर रहा है ब्रेकआउट और रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है। बच्चों ये जो पेयर है, ये पहले तो ये थी कि डायरेक्शन कंफर्म नहीं थी। अब भी अगर D1 अगर आप देखें तो अभी भी वो एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की तरफ मैं उसको सेलिंग में अभी भी नहीं कहूंगा। ठीक है, बेशक वो ब्रेकआउट हो गया और अनफॉर्चुनेटली वो जो ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ भी जुम्मे वाले दिन के करीब है। तो जुम्मे वाले दिन वाला ब्रेकआउट वैसे भी हम उसको उस सेटअप को वैसे भी हम नहीं मानेंगे, ऐसे अच्छा सेटअप था वो। अब अगर मार्केट D1 में इस लेवल को ब्रेक करती है तो इसका मार्केट का फर्स्ट जो टारगेट होगा वो एटलीस्ट इसको टच करने का टारगेट होगा, जो कि अच्छी खासी मार्केट जो है वो डाउन जा सकती है 176 758 या 800 या 850 तक जो है मार्केट, यानी 176 या
176 750 है, या मार्केट 177 270, यानी इसके करीब करीब जा सकती है। तो इस D1 के सेटअप की तरफ मैं जाना चाहूँगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि मार्केट इस सेटअप का करे ब्रेकआउट। अगर नहीं करती तो देन फिर ये बाइंग के अंदर है, कोई एविडेंस देती है तो ये फिर बाइंग के अंदर है, लॉन्ग टर्म बाइंग बाइंग के अंदर है। जो सेल का एनालिसिस है वो उस सूरत में है। और देख लें, ये भी डिक्सी के साथ मूव करता लाजमी है। फर्ज करें डिक्सी अगर नीचे चला जाता है, देन फिर इसने भी जाना है नीचे। डिक्सी अगर अब ये 100% नहीं है डिक्सी के साथ चलता, लेकिन मार्केट का एक इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। डिक्सी अगर अपवर्ड मूव करता है तो ये बाय भी जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर इसको मोस्टली बाय ही अबव ही लेके जाते हैं। अच्छा, अब इसका फैसला होगा इसके सेलिंग का ब्रेकआउट के ऊपर, और या मंडे या ट्यूसडे वाले दिन इसको बाइंग का फैसला होगा इस एग्जैक्ट एंगल के ऊपर। तो ये तो इंट्राडे तो ट्रेड करने का मैं मशवरा नहीं दूंगा, लॉन्ग टर्म में भी इसमें वेट करें। उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट जो संडे आए उसमें कोई सेटअप हो और उसमें हम डिस्कस कर रहे हो। लेट्स डिस्कस अबाउट गोल्ड। गोल्ड की मुझे क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर मुझे शक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ट्रेंड लाइन अब फारिग हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, इसकी स्ट्रेंथ की जो सवालिया निशान बन चुकी है स्ट्रेंथ। क्योंकि पहला जो स्विंग था बहुत बड़ा था, दूसरा स्विंग उससे छोटा, एंड तीसरा स्विंग इसका बना ही नहीं। एटलीस्ट इसका लो बना देती तो मैं इस ट्रेंड लाइन डी वाली D1 वाली TL की जो क्रेडिबिलिटी थी इसके ऊपर सवाल ना उठाता। अब जरा थोड़ी सिचुएशन जो डिक्सी है वो डिसाइड करेगा। अब D1 के ऊपर हमारे पास कोई सेटअप अवेलेबल ट्रेंड लाइन वाला नहीं है। अब हमारी जो चीज हमें जो परफेक्ट देगा वो डिक्सी का अबव ब्रेकआउट है। अगर तो ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है देन फिर गोल्ड जो है वो फिर नीचे जाएगा, लो बनाएगा। मिनिमम भी ये लो 1870 1880 का हो सकता है। लेकिन अगर वो ब्रेकआउट डाउनवर्ड हो गया, वेज ब्रेक हो गया, देन फिर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करके अबव जाने का सोचेगी। मिनिमम कम से कम बाय वो जाती है तो वो 1980 या 1990 का जो लेवल है इस तक या इसके करीब जो है वो जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी बात करें कि अब होगा क्या। अब यार बच्चों, मैं तो इस TL को नहीं देखूंगा, मैं तो ये लेवल देखूंगा जिसको बार बार मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रही है। ये दिस वन एंड दिस वन कह लें, और ये वाला कह लें। ठीक है, ये दो एरियाज आप देखें, इन दो एरियाज को देखें, इनको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, ये 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 तो बाइंग के लिए मुझे लगता है कि मिनिमम भी ये जो एरिया है ना ये टूटना चाहिए। लेकिन बाइंग के अंदर ना मार्केट में ना बड़ी ही रुकावटें होंगी। नंबर 1, नंबर 2 ये एरिया, ठीक है, नंबर 3 ये एरिया, बाइंग में रुकावटें बड़ी हैं वैसे। ठीक है, सेलिंग के अंदर जो रुकावटें हैं वो काफ़ी असरअंदाज हो रही हैं। अगर आप देखें तो खासी असरअंदाज हो रही हैं। मार्केट इससे लास्ट टाइम इससे नीचे नहीं गई, ठीक है, थोड़ा सा नीचे गई। ये वाला एरिया काफ़ी असरअंदाज हुआ। अब मार्केट जो है वो इससे नीचे नहीं जा रही, तो सेलिंग में तो काफ़ी रुकावटें हैं। लेकिन रोकने के लिए जो लास्ट चीज़ भी है ना वो यहाँ पे है 1808 के ऊपर। तो सेलिंग में चीज़ें कम है लेकिन सेलिंग का जो सेटअप है वो बड़ा कमज़ोर है। बाइंग में चीज़ें रोकने वाली बहुत है। और ये जो जगह मैंने मार्क की है ये 3 बार टच हो चुकी है, तो ये भी खासी स्ट्रोंग है। ठीक है, ये जो एरिया है ना ये वाला, ये एरिया खासा स्ट्रोंग है, ये एरिया खासा स्ट्रोंग है। तो मे बी मार्केट अगेन एक इस TL का फेकआउट करे एंड देन फिर सेल जाए, और एक लंबा सेल का मूव दे, लोअर लो बनाए। लेकिन एटलीस्ट आपने जब तक उसका D1 में डिक्सी का ब्रेकआउट नहीं होता, बाइंग की तरफ आपने फैसला नहीं करना। लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म में फैसला नहीं करना बाइंग का जब तक उसका अबव ब्रेकआउट नहीं होता। और सेलिंग का भी लॉन्ग टर्म फैसला नहीं करना जब तक वो सॉरी, बाइंग तब होगी जब डिक्सी नीचे गिरेगा, तो उस वक्त तक फैसला नहीं करना जब H4 का वो वेज और चीजें ब्रेकआउट नहीं होती। और सेलिंग जो है उस वक्त तक फैसला नहीं करना जब तक डिक्सी की D1 वाली जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लेवल और H4 की ट्रेंड लाइन बताई और डबल टॉप वो ऊपर ब्रेक नहीं होते, तब तक सेलिंग का लॉन्ग टर्म फैसला आप लोग नहीं करेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है, नहीं करेंगे।
तो ये एरिया वैसे बड़ा ही स्ट्रोंग है गोल्ड के लिए। ये 3 बार मार्केट इसको टकरा चुकी है। एंड कुछ इस तरह की सिचुएशन असेंडिंग ट्रायंगल टाइप की बना रही है। और अगर असेंडिंग ट्रायंगल भी इसको मान लिया जाए, जो कि इनवैलिड है डेफिनेटली, आपको पता है, तो उसमें भी या तो इसका ब्रेकआउट हो या नीचे इसका ब्रेकआउट होगा, तो ही इस किसी तरफ जो है मार्केट को देखा जाएगा। अगर इसको पीनट मान लिया जाए तो डेफिनेटली फिर भी, जो कि मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर हम इसको पीनट मान लें या सिमेट्रिकल ट्रायंगल मान लें, तो फिर भी फैसला जो है वो इस टीएल की ब्रेकआउट पे होगा। तो लॉन्ग टर्म फैसला मैं डिक्सी के ऊपर छोड़ता हूँ, गोल्ड के सेटअप के ऊपर नहीं छोड़ता। लेकिन गोल्ड के सेटअप के ऊपर हमारे पास इंट्राडे में कुछ चीज़ें अवेलेबल होंगी, कुछ चीज़ें मौजूद होंगी। गोल्ड को जो एरियाज तंग कर रहे हैं, वो एक तो ये एक डिमांड जोन था जिससे गोल्ड बह गया, ठीक है, ये वाला। और अभी जो गोल्ड को जिसने तंग किया वो इंट्राडे का ये वाला एरिया था। इंट्राडे और H4 का ये वाला एरिया था जिसने गोल्ड को स्लाइटली थोड़ा सा बाय भेजा। और गोल्ड अभी जो सेल आ रहा है, थोड़ा सा रुका हुआ है गोल्ड, वो सप्लाई का ही नहीं, शदीद ओवरलैपिंग हुई पड़ी हुई है गोल्ड के अंदर भी। तो मैं H4 के साथ जाने के बजाय H1 के साथ जाना चाहूँगा। H1 में भी ये सप्लाई थी, ये एक एरिया 2 बार और 3 बार मार्केट इसी जगह पे आके खड़ी हुई है। तो H1 की जो एंट्री लेनी चाहिए या एंट्री जो बननी चाहिए, वैसे M15 में भी है, लेकिन M15 में मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसकी एक्यूरेसी के अंदर फर्क आ जाएगा। अब अगर हम देखें ये एरिया, इस एरिया से बार बार मार्केट ना रिजेक्शन पकड़ रही है। ये एरिया मार्केट को ऊपर जाने दे नहीं रहा। तो अगर तो मार्केट अबव चली जाती है इस एरिया के, देन फिर आप एक शॉर्ट बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट तो नहीं होगी, ठीक ठाक आप बाइंग कर सकते हैं। 120 पिप्स की आप इस एरिया तक जो है वो बाइंग कर सकेंगे। लेकिन इन केस मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, तो आपके पास एक शॉर्ट सेलिंग इस एरिया तक आ जाएगी। और मजीद ये कि मार्केट, अब हम इसको इसको ज़रा सपोर्ट बना लेते हैं। मजीद ये एरिया M15 के एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, देन फिर टारगेट ये छोटा सा एक यानी कि ये ब्रेकआउट 23 पे बनता है और मार्केट जो है 17 पे, यानी एक शॉर्ट ब्रेकआउट है। इस रिस्क में ना पड़े, बेहतर है। H1 वाला जो मैंने बताया लेवल वो वैलिड है। और डाउनवर्ड से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला एरिया जब तक ब्रेक ना हो तब तक आप सेलिंग की तरफ ना जाएं। और यहाँ तक फिर आप इस एरिया तक आप फिर जो है वो सेल कर सकेंगे, अच्छी सेल की एंट्री मिल जाएगी। तो इंट्राडे में 3-4 चीज़ें अवेलेबल हैं, देखेंगे। मंडे ट्यूसडे को फैसला होगा। D1 में मैंने आपको बताया कि फैसला हो जाएगा अगर अबव ब्रेकआउट हो जाता है और डाउनवर्ड हो जाता है तो क्या क्या करना है। रुकें, अभी वेट करें। गोल्ड के जो D1 के लॉन्ग टर्म एनालिसिस हैं उनके लिए एक हफ्ता आपको वेट करना पड़ेगा। एक हफ्ता नहीं, शायद नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ फैसला हो जाए, लेकिन स्टिल एट द मोमेंट आपको वेट करना चाहिए। ये जो 2 लेवल्स हैं, ये बड़े ही स्ट्रोंग हैं, बड़े ही मार्केट को रोक रहे हैं बार बार। तो इन 2 लेवल्स का या डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो जाए या अपर ब्रेकआउट हो जाए तो कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। एटलीस्ट गोल्ड को सेलिंग में मैं लॉन्ग टर्म तब बैठने की कोशिश करूंगा जब डिक्सी जो है वो ऊपर ब्रेक होता है। तो लॉन्ग टर्म में कोशिश करूंगा कि डिक्सी में गोल्ड में सेल बैठूं, क्योंकि अभी तक मैं अपनी जो ट्रेड्स हैं वो बंद करके बैठा हूं और डिक्सी के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए, तो 25 तारीख को जर्मन IFO बिजनेस क्लाइमेट है। इस ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है, लेकिन मार्केट जो है वो फ्रूटफुल रहेगी, मार्केट की मूवमेंट अच्छी रहेगी यूरो की। और ये नेगेटिव न्यूज़ है यूरो के लिए। यूरो के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है। इट्स मीन कि मंडे वाले दिन ब्रेकआउट जो अभी सेटअप बताया उसका डाउनवर्ड पॉसिबल हो सकता है, बट ये न्यूज़ ब्रेकआउट इतना नहीं करवा सकती। मे बी सपोर्ट से मार्केट दोबारा उठ के इस लेवल के ऊपर चली जाए, तो सेल जो है वो उस रेजिस्टेंस से गिर सकता है। उसके बाद CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है जी, डॉलर की नेगेटिव न्यूज़ है, विच इज अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। जो एनालिसिस दिए कि डॉलर गिरेगा, टेक्निकल एनालिसिस, तो उसके एग्जैक्ट हक में CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है। उसके बाद AUD की CPI की ईयरली रिपोर्ट है, जो कि एक पॉजिटिव आप कह लें कि करेंसी के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, ना इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा, बाइंग सेलिंग दोनों की तरफ नहीं होगा। उसके बाद है यूरो की जर्मन प्रीलाइम CPI मंथली रिपोर्ट, जो कि एक पैरेलल रिपोर्ट है जिसके अंदर किसी भी किस्म की चेंजेस नहीं है।
लेकिन ये है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो फ्रूटफुल रहेगी, में भी कहीं ना किसी तरीके, क्योंकि यूरो मेरे ख्याल में अगला जो आने वाला वीक है वो अच्छा पेयर रहेगा ट्रेडिंग के लिए। मूवमेंट रहेगी तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हमें एंट्री लाजमी उसने दे देनी है। उसके बाद है स्पेनिश फ्लैश सीपीआई ईयरली रिपोर्ट, जो कि डाटा तो काफ़ी है कि महंगाई बढ़ी है, तो मे भी मंथली ईयरली रिपोर्ट के बाद जो स्पेनिश बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट वगैरह को रेज करें, तो मे भी यूरो जो है वो स्ट्रांग हो। लेकिन ईयरली रिपोर्ट के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि मंथली जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेडर्स का रिएक्शन आ जाता होता है। 12 महीने के बाद की ईयरली रिपोर्ट होती है तो ऑलरेडी 12 महीने ट्रेडर्स रिएक्शन दे दे के मार्केट को आगे पीछे हिला चुके होते हैं। लेकिन यह है कि कुछ भी कर सकते हैं, ईयरली रिपोर्ट है, और वो कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसको मजबूत करें जिससे यूरो बाय जा सकता है। फिर फाइनल जीडीपी की क्वार्टर रिपोर्ट है जिसके अंदर ग्रोथ है, पॉजिटिव न्यूज़ है बट नॉट वेरी पॉजिटिव। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है, जो कि अगर इस तरह का डाटा आता है, एग्जैक्ट जो डाटा उन्होंने बताया वो आता है, क्योंकि हमेशा ये जो डाटा बताते हैं उसके अगेंस्ट ही आता है, ठीक है। तो हमेशा जो डाटा वो बताते हैं उसके अगेंस्ट आता है। तो है ये नेगेटिव न्यूज़, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले महीने भी इन्होंने बोला था कि नेगेटिव है, पॉजिटिव आई थी। उससे पिछले महीने ये है कि इन्होंने बोला था नेगेटिव नेगेटिव ही आई थी लेकिन थोड़ी सी कम। तो डाटा इस न्यूज़ का एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता, उससे पिछले महीने यानी उल्टा पुल्टा ही डाटा होता है। बट जो डाटा उन्होंने दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग तो नेगेटिव जाना चाहिए, लेकिन हमेशा ये करते इसी तरह, ये बताते नेगेटिव है जाता वो बाय में है, लेकिन डाटा नेगेटिव है जिस तरह वो बता रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये न्यूज़ एग्जैक्ट नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि टेक्निकल डायरेक्शंस भी यही बता रहे हैं। फिर फेड चेयर पावल स्पीक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसका कोई एग्जैक्ट एजेंडा नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहुत सारे एजेंडों को वाज़ह कर देगी। ये ब्रेकआउट्स जो हैं वो फाइनलाइज कर देगी D1 वाले, क्योंकि मे भी मुझे लगता है कि एक वीक लग जाएगा उन, क्योंकि इस हफ्ते कोई इतनी बड़ी फंडामेंटल है नहीं, तो मुझे लगता है कि वो जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो एक वीक तो एटलीस्ट लगा देगी ब्रेकआउट्स में। लेकिन इंट्राडे में बड़ा कुछ अवेलेबल है, बड़ा फ्रूटफुल इंट्राडे रहेगा हमारे लिए। तो इसके एनालिसिस देने से मैं कासर रहूंगा, क्योंकि एक स्पीच है तो वो बोलेंगे, उससे मार्केट का इम्पैक्ट पड़ेगा, एक एजेंडा देंगे उस पर मार्केट का इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। उसके बाद बच्चों सीपीआई की दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, इनको छोड़ दें, लेकिन अयूरो आप देखें, अयूरो एक फ्रूटफुल पेयर रहेगा। पूरा हफ्ता जो है ना छोटी मोटी न्यूज़ हैं, तो यूरो एक फ्रूटफुल पेयर रहेगा। कैनेडियन डॉलर की जीडीपी की रिपोर्ट है जो कि स्लाइटली पॉजिटिव है बट नॉट वेरी पॉजिटिव, विच विल नॉट हेल्प कैड टू राइज। है जो कैनेडियन डॉलर है इसकी को हेल्प नहीं करेगी ये रिपोर्ट बाइंग जाने के अंदर, बट ठीक है एवरेज रिपोर्ट है। फिर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथली रिपोर्ट है जी। अब ये न्यूट्रल रिपोर्ट है डॉलर की। उसके बाद रिवाइज्ड यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, जो कि न्यूट्रल रिपोर्ट है। तो ऐसा लग रहा है कुछ न्यूज़ टेक्निकल सेटअप्स के हक में है, बट जो ब्रेकआउट्स वाले सीन है वो इस वीक होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इंट्राडे मेरे ख्याल में करनी चाहिए इस वीक। जो कंक्लूजन ऑफ द एनालिसिस है, जो रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वो ये है कि इंट्राडे की तरफ जाना चाहिए, और यूरो वाले पेयर्स और पाउंड का पेयर अच्छा रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। गोल्ड में भी मैंने आपको एक दो सेटअप दिए हैं, कुछ आप अपने ड्रॉ करेंगे, बट ड्रॉ करके बैठ जाए करें। जो नए बंदे हैं कम से कम ड्रॉ देखा करें, और जो पुराने बंदे हैं वो अपनी एक एक स्ट्रेटजी बना के लॉट फिक्स करके एनालिसिस फिक्स करके ट्रेड जो है वो ले लिया करें। तो बच्चों लॉन्ग टर्म एनालिसिस मैं आपको वेट करने का कहूंगा, और इंशाल्लाह ताला इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और इंशाल्लाह इंट्रा डे जो है वो हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे, और वेट करेंगे कि मार्केट क्या करती है। तो बच्चों दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे अगले वीक। अल्लाह हाफिज।